हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। देखिए, हम पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चंस यहाँ से। और ये हम देखिए पीडीएफ जो है कि एम लक्ष्मीकांत का मैंने यहाँ फ्रंट पे आपके ओपन किया है और इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर का सब डिस्कस करने जाएंगे। इसमें हम एक लॉन्ग वीडियो बनेगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हमेशा न्यूज़ में होता है। हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें, तो उसमें हमने बताया था कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया के, वो जब 2014 से पहले जब गुजरात के सीएम थे तो वो हमेशा जोर दिया करते थे कि स्टेट की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों को अगर पॉइंट ऑफ व्यू में मैं देखूं तो यही समझ में आता है कि नहीं, हमें पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसका संघी व्यवस्था इसको बोलते हैं, हिंदी में व्यवस्था बोली जाती है। और अगर इसका डेफिनेशन देखने की कोशिश करें ना, तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि जैसे डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर, स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट, राइट। ये इनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो इसको ये बेसिस पे किया जाता है कि किस तरह का नेचर है सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर क्लियर डिफाइन नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। अगर वो क्लियर डिफाइन होती है ना तो हम उसको फेडरल बोलते हैं, और जब क्लियर नहीं होता या फिर एक ही गवर्नमेंट होती है तो उसको हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। यहाँ पे देखिए क्लासिफाइड गवर्नमेंट इनटू टू बेसिस, दो कैटेगरी में, एक यूनिटरी और एक फेडरल। मैंने कहा कि फेडरल एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से, जैसे पिरामिड को देखिए, और इस तरह की पिरामिड बनी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है और नीचे जो कि स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों किया जाता है? थोड़ा सा वर्कलोड जो है कि कम हो जाए, ये चीज़ें हैं। और इंडिया में आप सभी लोग जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर का सिस्टम है इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या इसके फेडरल स्ट्रक्चर के होते हैं और कौन कौन सी कंट्री में। देखिए, मोस्टली कंट्री यूनिटरी भी हैं, मोस्टली कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर है। तो इंडिया फेडरल भी है। अगर इंडिया की बात करें ना तो ये एक क्वासी फेडरल के फॉर्म में देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी इसका कुछ इसके फीचर्स यूनिटरी भी हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट है, कहीं कहीं फीचर्स इसके जो कि फेडरल स्ट्रक्चर में है। हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया कब कैसे यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है, कब फेडरल गवर्नमेंट रहती है, राइट। तो हमारा जो मॉडल फेडरल स्ट्रक्चर या जो भी है इस समय, वो हम कनाडा के बेस पे लिए हुए हैं, ठीक है। हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्सेप्ट नहीं अपनाए फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, वो हमारे देश में सेट नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम अलग कनाडा से एक्सेप्ट करेंगे। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही थी तो उस समय हम डिफरेंट, एक सेकंड हम व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा और बेटर होगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कर रही थी तो उसमें बहुत से हम बोरो किए थे, मतलब बोरो किए थे, उधार लिए थे। उधार का मतलब ये हो गया कि जब देखिए हमें अगर यूएसए का कुछ अगर फीचर्स अच्छा लग रहा है ना तो हम वहाँ से एक्सेप्ट कर लिए। कुछ अगर यूएसएसआर, उस समय रसिया, आज का जो रसिया है ना, उसको 1991 से पहले हम यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत संघ, सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक बोलते थे। तो कुछ वहाँ से ले लिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिए, कुछ साउथ अफ्रीका से। तो मतलब डिफरेंट हम वीडियो एक भी बनाएंगे, बोरोविंग, सोर्स ऑफ बोरोविंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है उसके जो उधार लिए गए फीचर्स क्या क्या हैं, उनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीएससी और अदर एग्जाम में। तो हम किसी और वीडियो में, यहाँ के लिए हम इतना ही करें कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने बोरो किया फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ से, कनाडा के मॉडल पे।
अब सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश की गई थी, इसने मोर देन 2 ईयर जो कि वर्क किया, उसके बाद सबमिट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरह से फोर्स में आया जो है कि 26 जनवरी 1950 में प्रॉपर तरीके से आ गया। और इसी यहाँ ही हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और 26 को ही हम संविधान दिवस के रूप में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप और नीचे जा कर के देखें तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड फ्यूड्स, विच मतलब ये होता है एक अग्रीमेंट या फिर जो कि ट्रीटी, दोनों कह सकते हैं अग्रीमेंट ट्रीटी। अब देखिए इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, एक सेकेंड व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक अलग तरीके का है और काफ़ी यूनिक है, राइट। यूनिक इसलिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर लेते हैं, एक तो हम यूएसए का देखते हैं कैसे बना, और दूसरा इंडिया का देखते हैं। इंडिया और इसमें एक थोड़ा सा हमने मान लीजिए कि कनाडा का जो कि एक्सेप्ट किए हैं। तो जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या हुआ ना, 13 कंट्री खुद आए, जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 13 कंट्री खुद आए, इस तरह से देखिए खुद आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, ठीक है। और ये कहें कि 13 लोग मिलके कि नहीं हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और मिल के काम करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है ना कमिंग टूगेदर, ठीक है। इसका मतलब कमिंग टूगेदर का मतलब यह था सभी लोग साथ में आए और एक यूनियन या फिर ये ट्रीटी अग्रीमेंट किए। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा काफ़ी अलग था। ऐसा था कि इंडिया काफ़ी बड़ा था एरिया में, और हालांकि यूएसए भी बड़ा है। तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट कंट्री स्टेट जो कि अपनी अपनी डिमांड अलग अलग रख रहे थे, ठीक है। लेकिन वो जो डिमांड थी उनकी काफ़ी हाइपोथेटिकल थी, और भविष्य में फ्यूचर में जो है कि ऐसा हो सकता था कि इंडिया फिर से डिवीज़न, जैसे कि 1947 में एक डिवीज़न देखने को मिला, तो भविष्य में लगा कि ऐसा ना हो कि भविष्य में चल करके फिर डिवीज़न देखने को मिले। तो एक स्ट्रक्चर बनाया, कहा गया ऐसा है ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले तो इन्विटेशन मिला कि भाई सभी लोग आ जाओ एक साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी रहे जो कि उनको आने के लिए शोभा नहीं दे रहा था, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि आए। जैसे मान लीजिए कि हैदराबाद था, ठीक है, हैदराबाद था तो वो भाग रहा था। फिर उसके बाद जूनागढ़ था, कश्मीर, फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन था, उनको ऐसे मतलब भाग रहे थे, उनको पकड़ा गया ऐसे कि ऐसे है कि ऐसा मत भागिए, आपको पकड़ के हम रखेंगे। तो इस तरह से होल्ड करके रखा गया, ठीक है। अब आज भी ये ऐसे ही पकड़ के, तो इसको कहा जाता है ना होल्डिंग टूगेदर, ठीक है। तो ये इंडिया का होल्डिंग टूगेदर है, और ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कमिंग टूगेदर है, साथ में आकर के और इनको पकड़ करके रखा गया। आज भी इंडिया में जो सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है ना कि आप क्या चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर है या फिर कोई और का स्टेट है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का देख लीजिए, या गोरखालैंड की डिमांड होती, जो भी अलग अलग, नागालैंड एक कंट्री का मांग करते हैं लोग। तो इंडिया में ये होता है ना कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं डिमांड कर सकते हैं, बट एक चीज़ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं कि अदर एक अलग से सेपरेट होने के ना बात कभी अपने मांगना तो दूर, सोचने की भी कोशिश मत करिएगा। और इस चीज़ को मतलब बैलेंस या फिर उस चीज़ को संभालने के लिए इंडिया को ना किसी भी हद तक जा कर के आपको समझौता करना ही पड़ेगा। चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी जैसे मन करेगा वैसे, आप जो मांगना चाहते हो, ऑटोनॉमी मांगना चाहते हो, स्पेशल स्टेटस मांगते हो, या फंड्स ज़्यादा चाहते हो, वो भी ले लिए। सबको हम लोगों ने दिया है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट हैं, या फिर जो हिली स्टेट हैं, उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उन लोगों को हमें अलग तरीके से फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं। उनकी सेंसिटिविटी या फिर उनकी डिमांड जो है उनके हिसाब से डिमांड करते हैं। तमिलनाडु भी कभी हुआ करता था, तमिल कंट्री का मांग करता था। कुछ भी मत करिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन अलग सेपरेट होने की बात कभी अपने
जहन में मत लाइएगा। तो इस तरह का सिस्टम है। तो अब यहाँ पे ये फेडरल स्ट्रक्चर समझते एक ट्रीटी है, एक अग्रीमेंट है, ये होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम फीचर्स देख लेते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट और जो है कि फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हल्का सा हाईलाइट देखेंगे आप, और उसके बाद तो कि हम इनको डिप में। पहली बात तो दो गवर्नमेंट होती हैं फेडरल स्ट्रक्चर में। एक होती है आपकी नेशनल गवर्नमेंट, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है। दूसरी रीजनल गवर्नमेंट, या फिर आप बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जिसकी जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरला है, ये है। अगर हम यूनिटरी में यही चीज़ देखने की कोशिश करें तो उसमें एक ही गवर्नमेंट होती है। कई गवर्नमेंट का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि केवल इंडियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी। वो क्रिएट किया जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि वो दोनों गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट हो। दूसरा चीज़ है कि ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब फेडरल जैसे इंडिया का है, एक लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन, मोर देन 400 हमारे आर्टिकल है, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है, 24-22 जो कि 8 चैप्टर हैं। लेकिन जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो हो सकता है रिटर्न भी हो सकती है और बिना लिखा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए फ्रांस में क्या है, लिखा हुआ है, और ब्रिटेन में लिखी हुई कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और इसी वजह से ना अब तो मान लीजिए सिस्टम चेंज हो गया है। नहीं तो पहले कहा जाता था जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोला जाता है। अगर सेनेट है वहाँ पे वो मेल को फीमेल, फीमेल को मेल और मेल को फीमेल में ट्रांसफ़र करने के अलावा कुछ भी कर सकती थी, इतनी पावरफुल वहाँ की हाउस है। तो ये चीज़ें रही। दूसरी तीसरी चीज़ें हमें देख सकते हैं पावर, जो डिवीजन ऑफ पावर होता है ना, डिवीजन ऑफ द पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एकदम क्लियरली डिफाइन है। जैसे इंडिया का देखें तो जो 7th शेड्यूल है ना, उसमें एकदम अच्छे से बताया गया है कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टेरिटरी है, स्टेट गवर्नमेंट का ये है। लेकिन ऐसा सच कोई मतलब प्रोविजन सिस्टम नहीं है कि बांटा जाता है। क्यों बांटेंगे जब एक ही गवर्नमेंट है? तो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ रहने दीजिए, वही होता है। दूसरी चीज़ जो होती है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट है हमेशा सबसे बड़ा। देखिए कोई भी लॉ बना लीजिए, ठीक है, कोई भी रूल ला दीजिए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रीच या फिर मतलब सब्रोगेट या फिर इस तरह इन्फीरियर या फिर छोटा नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि है। इसलिए जब ओथ लिया था तो हम कहते हैं, हम संविधान का कसम खाते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है फेडरल स्ट्रक्चर में। और इसमें जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट में बात करते हैं, में नॉट भी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। जैसे जापान की अगर बात करें, उसका सुप्रीम होता है, बट ब्रिटेन का ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं लिखा गया। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं गया है तो कहाँ से जो है कि सुपरमेसी या कुछ होगी। दूसरी चीज़ है, जब फेडरल स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो काफ़ी रिजिड होता है, उसको जल्दी बदला नहीं जा सकता। बट इंडिया का थोड़ा सा ना अलग है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल, क्योंकि उसको वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मतलब आसानी से उसको नहीं थोड़ा मोड़ा, अगर ज़रूरत है तो उसको बदला भी जा सकता है। बट इसमें जो होता है मे बी फिक्स एंड नॉट फिक्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। दूसरी चीज़ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है फेडरल स्ट्रक्चर में, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना, जब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में ये बीच में अगर डिस्प्यूट होगा तो भाई, तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए तो एक बॉडी होनी चाहिए जो सॉल्व करे कि भाई कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। लेकिन जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट में बात करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। दूसरी चीज़, जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं बाई कैमरल होती हैं, ठीक है। और जब हम यूनिटरी की बात करते हैं तो यो बाई कैमरल और यूनिटरी दोनों गवर्नमेंट हो सकती हैं, राइट। तो हम आगे फिर देखते हैं क्या क्या इसमें और फीचर्स होते हैं। दूसरी पहली बात देखिए, ये दो फॉर्म का अगर हम इंडिया फेडरल अगर फॉर्म करना चाहें तो दो तरीके से कर सकते हो। हमने पहले ही बताया, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, जैसे यूएसए में क्या होता है, जो 13 आए हुए थे ना कंट्री साथ में, वो वीक थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक
अगर लकड़ी को तोड़ना हो तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लकड़ियाँ 2, 4, 6 मिल जाए तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर एक स्टेट अपना काम करता है इकोनॉमिकली तो वो टूट जाता है आसानी से, लेकिन 13 वो मिल करके अपना इतना मोटा मतलब अपना बॉन्ड बनाए कि उसको तोड़ना मुश्किल हो गया था वो इकोनॉमिकली। दूसरी चीज़ हो जो आप कर सकते हो, इन द सिग्नेटरी ए बिग यूनिटरी स्टेट कन्वर्ट इनटू फेडरल ग्रांटेड बाय द प्रोविंस टू प्रमोट रीजनल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए इंडिया में भी एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ये इसलिए दिया गया कि उनको वो आप अपना रीजनल कुछ चीज़ें हैं उसको प्रोटेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ तमिलनाडु की जो कुछ अपनी रीजनल चीज़ें हैं वो अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कि यूपी बिहार में भी करिए, वो उनका एक अलग होता है सिस्टम, एक उनका अलग है। जैसे मान लीजिए कि बंगाल में चलिए लोग राइस को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट अगर आप इधर आ जाइए पंजाब की तरह या फिर दूसरी एरिया तो वो लोग हरियाणा की तरह तो वो लोग ज़्यादा चपाती रोटी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे रहा कि जो सबसे बड़ा या फिर सबसे जो पुराना फेडरल स्ट्रक्चर रहा है वर्ल्ड में वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जब इंडिपेंडेंस पाया 1787 में, जिस तरह इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस पाया ब्रिटेन से ना, उसी तरह 1787 में जो है कि ब्रिटेन से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था उससे जो है कि अचीव किया था। और इस समय जो कि 50 कुल टोटल 50 स्टेट हो गए हैं, और लेकिन उस समय जो था 13 स्टेट हमने डिस्कस किया, 13 स्टेट मिलकर के किए। और कनाडा का भी इस समय 10 प्रोविंसी हैं, और जब बना था ओरिजिनली तो 4 थे, राइट, और ये भी एक है उनमें से जो सबसे। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो फ्रेमर जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हुए थे लोग, वो जो फेडरल स्ट्रक्चर अपनाएं उसके पीछे 2 बड़ा रीजन बताया गया था कि हम अभी बताया जाता है कि क्या रीजन था। पहली बात तो ये लार्ज साइज है, ठीक है, लार्ज साइज है इस वजह से हमने इसको किया। दूसरी चीज़ बहुत डाइवर्स है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे तो मैप अभी नहीं लाया हूँ, अगर आप यूपी से अगर आप जाना या फिर जम्मू कश्मीर से अगर आप कन्याकुमारी तक, श्रीनगर कन्याकुमारी जाइए तो आप मतलब समझ सकते हो कि कितनी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, जियोग्राफिकल नेचुरली भी मिलेगी और जो कि अननेचुरल मतलब या ह्यूमन पे भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंड पड़ती रहती है विंटर टाइम, लेकिन आप तमिलनाडु कन्याकुमारी चली जाइए तो वहाँ पे ठंड नहीं पड़ती है, हमेशा ऑलमोस्ट यूनिवर्सल या फिर इक्वल एक तरह का मौसम होता है, इक्वेटोरियल टाइप का होता है। और ये चीज़ें आपको ना, अगर आप थोड़ा सा लिटरेचर के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हों तो जब एक मेघदूत कालिदास की एक नोवेल अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो जियोग्राफी की, इंडिया की जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और फिजियोग्राफी दोनों के बारे में इतना अच्छा से डिस्क्राइब किया है। कहते हैं कि जब वो बादल जम्मू कश्मीर से चलता है और कन्याकुमारी तक जाता है ना, तो उसको किस किस से मुलाकात होती है। जब वो जम्मू कश्मीर से निकलता है तो वो ठंडा और बर्फ़ का एहसास करता है, और जब वो जाता है राजस्थान में बादल तो वहाँ पे गर्म और मरुस्थल को जो है कि महसूस करता है। जब वो गुजरात पहुँचता है तो वहाँ पे मंदिरों के या फिर जो मठ होते हैं वहाँ पे दासियों के पैरों की जो घुघरू की छनकार होती है उससे जो कि मुलाकात होती है। मुंबई में कॉमर्शियल, फिर उसके बाद जाकर के ट्रॉपिकल टाइप ऑफ रीजन से बिलोंग करता है। दूसरा चीज़ है कि जो हमारा फेडरल वर्ड है, नो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन तो नहीं लिखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन किया गया तो कहीं नहीं मेंशन, बट हालांकि अगर मैं इसकी आर्टिकल 1 की बात करूँ तो ये कहता है कि यूनियन ऑफ द स्टेट, लाइक यूनियन ऑफ स्टेट एज ये इंडिया, दैट इज भारत, बट फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं करता। लेकिन जब हम अम्बेडकर सर को बात करें, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, तो वो 2 चीज़ इंडिकेट करते हैं, ठीक है, 2 चीज़ जो कि इंडिकेट करते हैं। अग्रीमेंट, ये कहते हैं कि नॉट रिजल्ट ऑफ द अग्रीमेंट विथ स्टेट से, लाइक अमेरिका, ये कहते हैं कि ये अग्रीमेंट नहीं है कि आप मन किया तो है फिर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप आ गए
तो अब आ गए। दूसरी चीज़ वो कहते हैं स्टेट हैव नो राइट, मतलब मैंने पहले ही डिस्कस किया कि को कोई राइट नहीं है कि आप जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर से बाहर आप जाएं। ठीक है, फेडरल इज यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। इंडिया में कहा जाता है कि स्टेट इज डिस्ट्रक्टेबल बट यूनियन इज नॉट डिस्ट्रक्टेबल, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है हमारा कनाडा बेस पे है, और कनाडा को ही एक्सेप्ट हमने किया और अमेरिका को नहीं किया, तो ये चीज़ें रही। अब हम आते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर के जो डीप में थोड़ा सा हम फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स रहे हैं। देखिए डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट का हमने पहले ही डिस्कस किया कि डुअल गवर्नमेंट का मतलब एक यूनियन पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट लेवल पे आपकी जो है कि पेरिफेरियल या फिर स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, राइट। और हम जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, तो उसको जैसे डील क्या क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम डिफेंस फॉरेन अफेयर हमने डिस्कस किया है आज एक न्यूज़पेपर में, वहाँ पे अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे मेरे चैनल को, तो हम पूरा कोशिश करते 360 डिग्री किसी न किसी एंगल से चीज़ों को कवर करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आप यही वीडियो पर देख करके चले जाते हैं तो आप वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे जो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे डिफेंस फॉरेन, तो उसमें मैंने डीप में जा कर के डिस्कस किया है, और स्टेट गवर्नमेंट का लोकल जो कि सिस्टम है। दूसरी चीज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। हमने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली बना हुआ तो 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट था और 8 शेड्यूल थे। बट अब प्रेजेंट टाइम में 2019 तक, अभी देखिएगा, हालांकि बीच में अभी चेंज हुए हैं कई चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें अभी वैसे ही, जैसे शेड्यूल 12 2019 में भी था, अभी भी है। 25 पार्ट था, आज भी 25 पार्ट है, और ये आर्टिकल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 470 जो कि आर्टिकल है। दूसरी चीज़ हम डिवीजन ऑफ द पावर हमने डिस्कस किया है आज न्यूज़ में। 3 तरह की लिस्ट होती हैं, और एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट अपना लॉ बनाती है, यूनियन पे यूनियन बनाती है, और जो कनकरेंट पे होती है तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके बनाती हैं। तो ये चीज़ें रही। और सब्जेक्ट देखिए 98 और 59 और 52 सब्जेक्ट रहे हैं। दूसरा चौथा जो फीचर्स है फेडरल स्ट्रक्चर का, वो है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, आप चाहे जो लॉ ऑफ लैंड है ये। दूसरी चीज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को जो डिवीजन ऑफ द पावर इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन मेंटेन ओनली इफ मेथड ऑफ इट्स अमेंडेज रिजिड। हाँ सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब ये होती है कि जुडिशरी में कोई इंटरफेरेंस एक्शनल एक्टर का नहीं होता। और उसके पीछे रीजन 2 चीज़ें रही हैं। पहली रीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन कर रखे। अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू करके ना उसको जो है कि इनवैलिड, जैसे कि एक 2015-16 में आया था NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 99, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और वैसा मत करिए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को खतरा हो। दूसरी चीज़ है कि डिस्प्यूट, अगर सेंटर स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है ना, या फिर 2 स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो भी जो है कि आप जुडिशरी ही देखती है। अब यहाँ पे बाई कैमरल का मतलब देख लीजिए। बाई कैमरल का मतलब होता है 2 हाउस लेजिस्लेचर, ठीक है। एक होता है अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं, दूसरा होता है लोअर हाउस, ठीक है, जिसको लोकसभा कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारा बाई कैमरल के अलावा अगर हम फिर फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो यूनिटरी गवर्नमेंट देखिए क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए कि एक ही गवर्नमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, ठीक है, सेंट्रल, तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है। दूसरी चीज़ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन का, इमरजेंसी प्रोविजन होता है, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, ऑल इंडिया सर्विस होती है, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, पार्लियामेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, फिर वोट फॉर स्टेट बिल, वीटो फॉर स्टेट बिल के लेकर के है। अब देखिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यों देखा, हमने अब थोड़ा सा इसका हम रुक करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखिए हमने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टेबल, ठीक है, स्टेट्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकेंड, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, अगर इंडिया में बात करें ना, जिसे अगर आपसे क्वेश्चन जो 2022 या फिर 2021 के पीटी में क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ फॉलोइंग फीचर इज डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट, तो उसमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात है। अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करती है तो वो आपका फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो वो जो है कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर में आ जाता है। लेकिन हाँ, जब इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं तो ये आपका यूनिटरी गवर्नमेंट में आ जाता है, राइट। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट एक लॉ, जैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट है, वो टॉप पे हो जाती है, इस तरह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो गई, फिर हाई कोर्ट हो गई, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट होती है। इसका अगर ये लॉ बना देते तीनों को फॉलो करना पड़ता है, जो भी रूल्स होते हैं इनके लिए, तो इसी को हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं। ऑल इंडिया सर्विस, जैसे IAS होते हैं, IPS, IFS होते हैं ना, ये ऑल इंडिया सर्विस होती है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसें होती हैं। तो ये अगर IAS है कोई तो वो फीचर्स है, कौन सा, यूनिटरी गवर्नमेंट, IPS भी है और यहाँ ये भी है। फिर इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, जैसे CAG होती है, जिसको हम कैग बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है, जो कंसोलिडेशन फंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसका ऑडिट करता है, खर्च होने के बाद, एक्सपेंडिचर के बाद जो है कि ये ऑडिट करता है। दूसरी बात तो ये है कि पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर, अगर यूनिटरी फीचर्स की बात की जाए ना, तो जब यूनिटरी फीचर्स हो जाए, जैसे मान ली इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, स्टेट में गवर्नमेंट जो है कि प्रेसिडेंट रूल लग रहा हो, तो उसमें जो है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाती है, तो उस पर अथॉरिटी आ जाती है पार्लियामेंट की कि वो लॉ बनाए। दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का भी जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो भी एक तरह की यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट करता है। फिर इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, जो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, एक जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन एक करवाता है, जैसे लोकसभा की, राज्यसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन ही करवाता है। तो मतलब सेंट्रल लेवल पे भी करवाता है और स्टेट लेवल पे भी करवाता है। वीटो ओवर स्टेट बिल, अब ये होता है ना कि गवर्नर के पास पावर होता है कि अगर वो चाहे तो सर्टेन टाइप ऑफ बिल जो कि स्टेट लेजिस्लेचर का वो कंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट के पास रख सकता है, और प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है कि वो असेंट दे या ना दे। तो ये हमने फीचर्स जो है कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप ऑल ऑफ यू may be understand this lecture. So thank you very much for the discussion.